गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा एक छोटा सा सेशन होगा कौन से टॉपिक का, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का। लेकिन उससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रो की बातें बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे दो चैप्टर फेमस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एक थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, वो क्या बताता है, और ये केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों हमें थोड़ा सा बताते क्या है। स्टार्ट करने से पहले ये समझता है। तो देखिए होता क्या है कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक होता है, जिसको हम टीडी से लिख देते हैं एक बार ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ये मुझे ये बताएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी हो, अगर वो होगी या नहीं होगी, और अगर उसे हमें करवाना है तो हमें टेम्परेचर देना होगा या हमें उससे हीट मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थर्मोडायनेमिक्स से। और उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू है, या वो अगर नेगेटिव है तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इसे हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, कैसे होता है, वो सब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आराम से समझाया जाता है। और अगर डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव है तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये इंफॉर्मेशन, एक डेल्टा जी की जीरो भी होती है, वो कहां पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आती है। तो इस चैप्टर ने हमें ये बताया कि रिएक्शन को होना है या नहीं होना। और अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। ये हम चैप्टर हमें ये बताता है कि कोई रिएक्शन होगी तो वो किस स्पीड से होगी, कितनी जल्दी हो जाएगी, किस अमाउंट में उसमें प्रोडक्ट बनेगा, किस अमाउंट में हमें रिएक्टेंट लेना है, उस रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा तो क्या होगा। ये सभी बातें डिटेल्स में हमें ये चैप्टर बताता है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में इसका काफी यूज किया जाता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन उससे पहले इन वर्ड्स को समझते हैं कि ये वर्ड्स क्या हैं। केमिकल वर्ड है तो ये किसके लिए यूज लिया जाता है, देखो आपको यहां दिख रहा होगा केमिकल, ये वर्ड यूज लिया जाता है केमिकल रिएक्शन के लिए। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन। और इस काइनेटिक्स का यहां मतलब होता है कि स्पीड क्या है किसी चीज की। ठीक है, तो एक छोटी सी बात यहां हमको ये देखने को मिली कि अच्छा, चैप्टर का मतलब है केमिकल रिएक्शन और स्पीड, मतलब दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो मेरे को इसमें मिलेगी केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी, और वो किस स्पीड से हो रही है वो देखने को मिलेगी। या इसे ही हम अब स्पीड का मतलब ये नहीं है कि किसी रिएक्शन को हमें भगाना है, नहीं जी, हमें एक बीकर में तो करवानी है रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं कि केमिकल काइनेटिक्स जो है, इसकी पहले एक छोटी डेफिनेशन लिखते हैं हम कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and factor affecting rate of reaction। इसको मैं एक बार आर ओ आर लिख के छोड़ रहा हूं, आप समझ जाएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन को एक बार समझ में होता है, कभी आपसे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, नीट के जेई में कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन एक वर्ड आया कि रेट क्या होती है। ठीक है, देखो कई बार देखने को आ गया ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रेट। इसको रेट, ये रेट क्या होती है, पहले इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये फर्स्ट बेस होता है केमिकल काइनेटिक्स का, इस वर्ड को समझना कि रेट क्या होती है। तो इसको मैं एक बार समझाता हूं आपको कि रेट शब्द क्या होता है, रेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है द चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज नोन एज रेट। ठीक है, लिखता हूं मैं एक बार कि the change in
the change in any quantity with respect time is known as rate। ठीक है, अब कई बार हम बात करते हैं जैसे कोई भी व्हीकल है, जैसे मान लो उससे यहां से इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर कोई भी ये व्हीकल होगा भाई, ठीक है, इसे अगर जाना है ए से बी पर, तो एक तो ये देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए 10 किलोमीटर है और इसने ये दूरी कितने टाइम में पूरी कर ली, तो मान लेते हैं कि इसने 10 मिनट में पूरी कर ली, तो ये रेट ही तो हो गई। डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हो ना आप, तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये व्हीकल के रिस्पेक्ट में इसको स्पीड बोलोगे आप। यानी देखना कितना आएगा, 1 आएगा 10/10। किलोमीटर इसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट में मिनट में लिख देता हूं एक बार, क्योंकि यहाँ यूनिटों का बहुत अच्छा खेल होता है, बहुत घुमा घुमा के खेलेगा वो यूनिट से, इसलिए इस सब को समझना मेरे लिए काफी जरूरी है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर मिनट, यानी ये व्हीकल है 1 मिनट में 1 किलोमीटर इसकी क्या है, रेट। वर्ड यहां यूज नहीं लेते, यहां जनरली स्पीड बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो अब हमें यहां क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मेनली मुझे हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हम यहां पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड हम यहां पढ़ते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ के बाद में इसी से निकल के आता है हमारा कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर के पहले ही एक टॉपिक और समझा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। अभी हम सिर्फ एक इंडेक्स बना रहे हैं कि मेजर इस टॉपिक में हमें देखना क्या है। सब चीजों को डिटेल से समझा जाएगा, कुछ हम पीवाईक्यूज भी करेंगे अभी हमारे सेशन में, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हम यहां यूं और देख लेते हैं, इस ऑर्डर के बेसिस में हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और मैं लिखनी भूल गया हूं लेकिन यहां आती है पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब क्या होती हैं इन्हें डिटेल में, जिसमें हमारे पीवाईक्यूज को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को लेंगे। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या किया गया है केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन को टाइम के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेरी बात आप फिर से ध्यान से सुनेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को टाइम के बेसिस पर 3 टाइप की रिएक्शंस में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं उनको अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहां लिखता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of time, ठीक है। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि टाइम के बेसिस पर हमारी जो रिएक्शन होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है फास्ट रिएक्शन, ओके। सेकंड होती है स्लो रिएक्शन, ठीक है। थर्ड होती है मॉडरेट रिएक्शन, थर्ड होती है मॉडरेट रिएक्शन, ओके। अब ऐसे हमें तीनों को नहीं पढ़ना होता है तो घबराना नहीं है, इनको हम एक बार सिर्फ हमें थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू को भी दिमाग में रखते हुए चलना है, इसलिए हमें इन दोनों सब तीनों को पढ़ना है।
लास्ट में कौन सी जो काम की है वो मैं बता भी दूंगा और आपके अपने आप समझ में आ जाएगी कि हमें काइनेटिक्स में केवल इनमें से एक को ध्यान रखना होता है। लेकिन एक बार हम तीनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो मैं लेता हूं मेरी यहां से कि फास्ट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, ऐसी रिएक्शन जो एकदम फास्ट कंप्लीट हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। या ऐसी रिएक्शन जो विद इन ए सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, फास्ट रिएक्शन। तो हम लिखते हैं कि पहली हेडिंग हमारी फास्ट रिएक्शन। ओके, ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे एक बार। रिएक्शन विच कंप्लीट reaction which complete in a very short time period, reaction which complete in a very short time period is known as fast reaction। ठीक है, ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक ये आता है, जैसे मान लो कि NaCl है, ओके, इसको अगर सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में दिया जाए तो क्या होगा। तो हम समझते हैं, देखो कि NaCl हमारा किस में एग्जिस्ट करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक काफी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, या वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं ये मानता क्यों होता है कि NaCl हमारा Na+ और Cl- में मिलता है, और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो हमारा Ag+ और NO3 में मिलता है, NO3 नेगेटिव में, हमें जिसको नाइट्रेट बोला जाता है, मिलता है। तो देखो जरा, यहां हमें प्लस और माइनस दिख रहे हैं, तो यहां क्या होता है इस रिएक्शन में AgCl का पीपीटी बनता है, जो बनकर अगर इस रिएक्शन को हमने बीकर में करवाया होगा, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाया अगर हमने NaCl और AgNO3 का, तो AgCl का पीपीटी हमारे नीचे बैठ जाता है बीकर के बेस में। ठीक है, और क्या हुआ, AgCl तो ये NaNO3 भी बना है, NaNO3 भी हमारा बना है। अब इस रिएक्शन के साथ अगर हमें पढ़ना है, इस रिएक्शन की रेट क्यों हमें स्टडी करना है, कुछ भी इसे देखना है, तो हमें थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए। इस बीकर में दोनों को हमने मिला दिया, स्टडी करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। जैसे आप हैं, आपको अगर किसी टॉपिक को समझना है, मैंने समझा के छोड़ा, तो आप यूं तो बोलेंगे ना कम से कम कि सर हाँ थोड़ा टाइम तो चाहिए समझने के लिए। ऐसे ही इसे समझने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं, आयंस के इंटरेक्शन है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम पलक नहीं झपकाएं उससे पहले ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन का हम काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। हायर लेवल में इनके कुछ मेथड होते हैं, जैसे टेम्परेचर जंप मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे काम का भी नहीं है। ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, जनरली आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप दीपावली वगैरह में घर पे पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ही बारूद के पास आग पहुंची, जैसे ही बारूद के पास आग पहुंची, विद इन सेकंड तो छोड़ो, सेकंड का मेरे हिसाब से 10वां हिस्सा भी नहीं लगता, इतने में ब्लास्ट हो जाता है। तो उस रिएक्शन की हम स्टडी करें कैसे, और करें तो वो हमारे काम की क्या है, हम कर ही नहीं सकते। तो इन रिएक्शन को काइनेटिक्स में स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी फर्स्ट टाइप तो ये हो गई। सेकंड टाइप मेरी क्या है, सेकंड टाइप है स्लो रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर ये फास्ट है तो ये स्लो है, अगर ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रही है, तो इसको काफी टाइम लगेगा। तो डेफिनेशन सिंपल सी क्या बनती है, डेफिनेशन सिंपल सी ये बनती है कि रिएक्शन विच कंप्लीट इन ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, ओके, तो मैं लिख देता हूं एक बार कि रिएक्शन विच कंप्लीट
in a very long time of period। ठीक है, काफी अच्छा खासा समय लग गया इसको। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर आप घर पे लोहे की कोई चीज रखते हैं तो उस पे जंग लगना स्टार्ट हो रहा है। अब है तो वो भी केमिकल रिएक्शन, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो जंग कभी भी एक दिन में नहीं लगता, वो जंग कभी भी 2 दिन में, उसको एक सालों लगते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन है। अब ऐसी रिएक्शन की स्टडी क्या करें हम जिसको कंप्लीट होने में 3-3 4-4 साल लग रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन की स्टडी काइनेटिक्स में नहीं की जाती है। तो इसका एग्जांपल लिख के हम इसे भूल जाएंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। बस अब आती है हमारी मेन कैटेगरी, मॉडरेट रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूरी काइनेटिक्स में एग्जांपल हो, क्वेश्चन हो, वो सारे इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन। ओके, डेफिनेशन आपको फिर से इन दोनों की जब हमने अपने दिमाग से लिख ली या सोच ली तो इसकी भी सोच सकते हैं। रिएक्शन विच कंप्लीट इन ए मॉडरेट टाइम। बस, रिएक्शन which complete in a moderate time। बस, सॉरी, मॉडरेट टाइम। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिनको हम देख सके कि हाँ कोई रिएक्शन है 1 घंटे में हो रही है, 2 घंटे में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है, 20 मिनट में हो रही है, ऐसे रिएक्शन की हाँ हम स्टडी करेंगे, उसको अपना पूरा टाइम दिया जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अब बोलो सर एग्जांपल है ना इसका, बोलो कि सर मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कुछ कोवलेंट बॉन्ड पुराने टूटते हैं, नए कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्शन बोला जाता है। एग्जांपल देखते हैं, आपने देखा होगा N2 + 3H2, काफी अच्छा एक वेल नोन एग्जांपल है 2NH3। ठीक है, तो जरा देखो नाइट्रोजन कुछ ऐसा ही होता है क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हाइड्रोजन है जो मेरे, वो ऐसे ही होते हैं कि H2 गैस। ठीक है, तो इनमें ये बॉन्ड टूटेगा, दिख रहा है भाई, और ये बॉन्ड भी टूटेगा, और इनमें कुछ ऐसी होती है क्या NH3 हमारी। ठीक है, ये बॉन्ड है, तो कुछ बॉन्ड बने हैं, कुछ टूटे हैं। ऐसी रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, मॉडरेट रिएक्शन बोला जाता है। तो आगे हम इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि रेट के टाइम के बिहाफ पर हमारी रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट हमारा ये मिस हो गया था कि हमने इस वर्ड को पूरा कंप्लीटली समझा नहीं था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो में फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने रेट के बारे में क्या बोला था, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज नोन एज रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो, एक बार मैं कंसंट्रेशन वर्ड को हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन आप सब जानते हैं, यहां हम नॉर्मली केमिकल काइनेटिक्स में मोलरिटी को ही यूज लिया जाता है। ठीक है, तो देखो अगर कोई रिएक्शन, अब जरा समझिएगा इस बात को कि कोई रिएक्शन अगर यूं ओपन बीकर में हो रही है और एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, तो जो हमारा अगर ये रिएक्टेंट है, ये मैंने माना ये रिएक्टेंट है, ये बेसिक ऐसे ही अपनी तरफ से बनाया गया डायग्राम है, कोई ऑफिशियली डायग्राम है नहीं, ये प्रोडक्ट बना है हमारा। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी
प्रोडक्ट बने होंगे। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, लेकिन ऐसे ही अगर मेरी मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस रिएक्शन को तो ओपन बीकर में करवा ही नहीं सकते हम, हमें क्लोज कंटेनर लेना होता है। ठीक है, ये गैस के कुछ भी मॉलिक्यूल है, ये जाके आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे भाई। ठीक है, ये आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन हो अगर, तब तो कंसंट्रेशन वर्ड यूज लेना, ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है तब तो कंसंट्रेशन टर्म ली जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, और अगर मीडियम गैसियस है तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन के लिए प्रेशर वर्ड को यूज लिया जाएगा, क्योंकि गैसियस मीडियम में गैस का प्रेशर ही कंसंट्रेशन होता है। यू नो वेरी वेल। ओके, तो यहां अगर एक्वस मीडियम है तो क्या लेना है, कंसंट्रेशन वर्ड यूज लेना है, और अगर गैसियस मीडियम है तो हम यहां प्रेशर वर्ड को यूज लेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर of reactant and product with respect time is rate of reaction। ठीक है, is rate of reaction, ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अब क्या करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को फिर से तीन तरीकों से समझा जाता है, लेकिन वही हुई बात कि हमें तीनों तरीके नहीं देखने हैं, लेकिन उनका एक हिस्टोरिकल पर्पस होता है हमें चैप्टर को समझाने के लिए, तो उनको एक बार फटाफट समझते हुए चलेंगे। अब वो क्या है, मैं लिखता हूं कि टाइप्स ऑफ रेट, तो इसमें रेट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है हमारी एवरेज रेट, एवरेज रेट। सेकंड है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट, थर्ड है हमारी इनिशियल रेट। ओके, ठीक है, अब फिर से वही बात हुई, हमें सिर्फ इस एक को ध्यान रखना है, इन दो को एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फटाफट देखते हैं। तो देखो एवरेज रेट का क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं कि एवरेज रेट क्या होती है। तो रेट विच मेजर इन ए फाइनाइट टाइम, या एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसको हम अपनी आंखों से देख सके, महसूस कर सके, ऐसे टाइम इंटरवल को एवरेज रेट कहा जाता है। डेफिनेशन पे हम अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, हम सीधा ग्राफिकल व्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है। मान लो एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए मुझे एवरेज रेट को समझना है। ठीक है, तो क्या होगा, एक बार मैं, और यहां कंसंट्रेशन लेते हैं हम, यहां कंसंट्रेशन, एक बात और ध्यान रखेंगे, अच्छी बात है, कंसंट्रेशन को काइनेटिक्स हमेशा इस बड़े ब्रैकेट में शो करती है, तो कहीं क्वेश्चन में अगर वो घुमाना चाहे तो वो लिख देगा बड़े ब्रैकेट में और पता ही नहीं चलेगा वो कंसंट्रेशन है, तो इस वर्ड को ध्यान रखना है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं एक बार, और यहां मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम चल ही रहा है भाई, ठीक है। ओके, तो देखो रिएक्टेंट हमें पता है, मान लो कोई रिएक्शन इस बीकर में स्टार्ट हो रही है, हमें करवानी है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तब तो मेरे पास केवल रिएक्टेंट ही तो पड़ा रहेगा, मतलब जिसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं मेरे पास अभी। ओके, तो अगर रिएक्टेंट मेरा मान लो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिरती जाएगी क्या,
बिल्कुल गिरती जाएगी। और ऐसे ही अगर ये प्रोडक्ट है तो मान लेते हैं, तो ये धीरे 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 बनता जाएगा। तो प्रोडक्ट की कंसर्न स्टार्ट में तो प्रोडक्ट की जीरो ही होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो ये ऐसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आए, हमने ऐसे सीधे क्यों नहीं बनाए, ये सब समझा जाएगा। अभी हम इस चीज को समझते हैं। तो जरा देखो, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिखता हूं कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में और मैथ में हम अच्छे से जानते हैं, चेंज को डेल बोला जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक यहां पॉइंट पकड़ा कि रिएक्टेंट की यहां कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी और वहां कोई ना कोई टाइम होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट को पकड़ा, ठीक है, वहां कोई ना कोई रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन थोड़े समय बाद में ये हो गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस कंसंट्रेशन को मैंने C1 बोल दिया, इस कंसंट्रेशन को मैंने C2 बोल दिया, इस टाइम को मैंने T1 बोल दिया, इस टाइम को मैंने T2 बोल दिया, ठीक है। अब इससे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या देखते हैं कि C2 माइनस C1, डेल का मतलब यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कंसंट्रेशन C2 है, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है यहां पे, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। लो जी, ये हमारी एवरेज रेट हो गई। अब जरा देखो, एक छोटी सी बहुत अच्छी बात यहां समझने लायक है, C2 और C1 में ज्यादा कौन होगा। आप खुद सोचिए, C2 और C1 में ज्यादा कौन होगा। साफ समझ में आ रहा है कि y एक्सिस पर कंसंट्रेशन यहां जीरो से ऊपर जाने पर बढ़ रही है, तो C1 हियर, C1 इज ग्रेटर देन C2 है क्या। तो ऐसा करने पर तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और एक बात याद रखनी, स्पीड कब से नेगेटिव होने लग गई, स्पीड और रेट कभी नेगेटिव नहीं होती। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब एवरेज रेट को लिखा जाता है तो एक माइनस साइन बाहर हम अपनी इच्छा से या हमारी तरफ से ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आगे मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, हमें पता है। अभी हम इसको इतना ही समझेंगे, आगे हम समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस। अब एक बार हम इसके रेस्पेक्ट में भी देखते हैं, सॉरी हमें प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी तो देखना है। प्रोडक्ट में धीरे धीरे ये जीरो पॉइंट है, तो टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। ये जो रिएक्टेंट है ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में तो जीरो ही होगी, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ नहीं है। तो ऐसा ही एक हमने दो पॉइंट यहां कंसीडर किए, यूं, ठीक है। इस इधर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को C1 कह दिया, यहां इसकी कंसंट्रेशन को हमने C2 कह दिया, इसे T1 कह दिया, इसे T2 कह दिया। तो अब हमें पता है कि क्या है एवरेज रेट का फॉर्मूला, तो वही होगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहां वही C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो जरा देखो, C2 बड़ा है C1 बड़ा है, साफ साफ ग्राफ बता रहा है कि सर C2 बड़ा है, तो C2 बड़ा है, T2 बड़ा है या T1 बड़ा है, T2 बड़ा है। तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आएगी, ये तो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां हमें नेगेटिव साइन नहीं लेके चलना है, क्योंकि रेट हमारी ऑलवेज क्या होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब हमने यहां एक बात समझी कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट है वो, अगर हम इस माइनस साइन को नहीं लगाएंगे तो नेगेटिव आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि एवरेज रेट में कहां क्या करना है, किसमें से क्या घटाना है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट। तो जरा समझने की कोशिश करना, मैं पहले ही आपको इन दोनों में एक अच्छा सा डिफरेंस बताता हूं, या चलो पहले हम समझते हैं, फिर एक अच्छा सटीक एग्जांपल लेंगे जिससे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर लेना तो डिफरेंस ही इसमें भी ले रहे हैं, इसमें भी अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है, उससे पहले इसको पढ़ते हैं। तो क्या बोला जाता है कि रेट का फॉर्मूला तो यही था ना, डेल्टा C बाई डेल्टा T।
ठीक है, तो अगर टाइम को हम टाइम इंटरवल को अगर t गोज टू 0 कर दें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे इंस्टेंटेनियस, इसे इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। अगर टाइम इंटरवल को जहां हमने t2 t1 कर रखा है, इसको अगर मैं 0 कर दूं, इस गैप को हम अगर 0 कर नहीं सकते, टाइम ही 0 हो गया तो क्या है, लेकिन अगर धक्का तो मार सकते हैं, ऐसे कि पहले 5 मिनट था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1 से भी छोटा करते 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 जितने छोटे टाइम पीरियड पे हम इसे मेजर कर सकते हैं वो होता है। तो जरा ग्राफ की मदद से फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम रिएक्टेंट बना रहे हैं, या सॉरी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमारी ये रेट है, ठीक है, तो यहां कंसंट्रेशन है, यहां टाइम। तो देखो जरा, टाइम इंटरवल तो 0 ही है ना इस पॉइंट पे, अब मैं आगे तो जा नहीं सकता, यूं तो मैं मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये पॉइंट टाइम का इंटरवल हमारे पास हुआ तो एवरेज, तो टाइम गोज टू 0, इसी रेट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्शन की रेट को इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है। और ऐसी रिएक्शन के लिए जो हमारा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है, उसे हम डीसी बाई डी लिखना प्रेफर करते हैं। ये हमें सिंपल सी बात बता रहा है कि कंसंट्रेशन में बहुत माइनर सा चेंज आएगा और बहुत माइनर से टाइम पर। ऐसी रिएक्शन के लिए जो इस ग्राफ पे एक स्लोप खींचा जाता है, इस ग्राफ पे एक स्लोप खींचा जाता है, और ये स्लोप ही क्या होती है, हमारी रेट बोली जाती है, ये स्लोप ही हमारी रेट बोली जाती है, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स में इसको थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे भी यूं एक ट्रायंगल बना के भी स्लोप को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम सीधी सी एक ट्रिक याद रखते हैं, हमारे सिलेबस में इससे रिलेटेड एग्जांपल कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मैथ की सिंपल सी ट्रिक है कि ऐसे ग्राफ में dy बाई dx y एक्सिस पे है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन x एक्सिस पे है उसका डिफरेंशिएशन ही रेट होती है। इन दोनों को ही ग्राफ का स्लोप बोला जाता है, ग्राफ का स्लोप ही यहाँ रेट है। तो देखो जरा, y एक्सिस पे जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y एक्सिस पे तो कंसंट्रेशन ही है, हमने भी यहाँ कंसंट्रेशन ही लिख रखी है, x एक्सिस पे यहाँ टाइम ही है, मतलब टाइम का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ टाइम का ही हमने किया है। ये बड़े चेंज के लिए होता है, ये छोटे चेंज के लिए, तो ये भी हमारी रेट ही है। ऐसे ही आगे एक हमारी छोटी सी और बची है, इनिशियल रेट। मैं फिर कह रहा हूं, हमें इसे नहीं पढ़ना है, हम इसे ही लेकर हमारा काम चलता रहेगा, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए ये बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी रेट कि जो स्टार्टिंग में जहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम है उस टाइम पर रिएक्शन की रेट मैक्सिमम होगी, और उसे ही इनिशियल रेट बोला जाता है। तो रेट एट स्टार्टिंग, इतना पढ़ के हम इसे रेट एट स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, एट स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, बस ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि हमारी क्या होती हैं, ठीक है, 3 टाइप की रेट हमने देख ली। अब आते हैं हमारे उस पहले सेक्शन पर, ये इतनी जो पढ़ी ये अभी तक हम थ्योरी पढ़ी है, अब उस फर्स्ट सेक्शन पे हम आते हैं जो हमें न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ लेके जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल अप्रोच है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो किसी भी रिएक्शन की एवरेज रेट कैलकुलेशन से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। एवरेज रेट हम पढ़ते हैं, थोड़ी मैथ आएगी, बहुत छोटी मोटी मैथ आएगी, इतना घबराना नहीं है, हमें विश्वास रखना है खुद पे कि हाँ हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मानना आप मेरी बात, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन आएंगे, आराम से सोल्व होंगे, एक बार बस चीजों को कंसेप्चुअली समझना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जरा मैं कोई एग्जांपल पकड़ता हूं कि मेरा A जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो इनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर बच्चे, तो इनके आगे मैं एक लिख के चलता हूं, उस एक के लिखने का रीजन क्या है मैं आपको जब उसी की जरूरत हमें पड़ेगी तब बताऊंगा।
तो मैंने ऐसे ही मान लिया, और भाई कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो आगे एक तो लिखा हुआ होता है कि 1A ने 1B कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये अब जो हम यहाँ टर्मिनोलॉजी लिखेंगे ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में आदत हो जाएगी, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने सोल्व करेंगे तो ऐसे घबराना नहीं है कि सर हम नीचे क्या लिखने लग गए, नहीं, उसकी आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजी गोइंग उन चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो मान लो कोई रिएक्शन T बराबर 0 पर है, कि ऐसी रिएक्शन है कि वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, हमें उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन को काइनेटिक्स में ए नोट से हमारी जो एनसीईआरटी है वो दिखाती है, इसलिए हम भी यही प्रीफर करते हैं। ए नोट का मतलब ये 0 नहीं है, ये नोट है, इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ए नोट है। अब भाई कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमने T बराबर थोड़े टाइम बाद देखा, तो थोड़े टाइम बाद में देखा तो मान लो कि ये X बन गया। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन X बन गई, तो बोले ये कितनी बची, तो ये इतनी बची कि हम A नोट में से, ठीक है, X को घटा देते हैं। ये लो जी, A नोट में से X को घटा दिया। अब एक बात ध्यान से गौर करके सुनना, ये जितना बनता है उसको इसकी मोलिकुलरिटी के रिस्पेक्ट में घटाया जाता है। अगर ये X बना है तो इसमें से 1X जाएगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन हम ये समझते हुए चलेंगे। अब जरा देखो, अब हम लिखते हैं रेट। ओके, यहां लिखते हैं कि एवरेज रेट क्या होगी। ओके, ठीक है, तो जरा देखो, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी को ही हमने एवरेज रेट बोला था क्या, बिल्कुल बोला था ना। तो हम ए के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट लिखते हैं। ओके, तो ए के लिए रेट क्या हो जाएगी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो जाएगी ना। ओके भाई, यहां तो हमने जनरल सिंबल बनाया था, अब ए की बात कर रहे हैं तो ए के लिए देख रहे हैं रेट क्या होगी। ठीक है, तो देखो बोले ए की क्या है, डेल है क्या आगे, मतलब ए की फाइनल कंसंट्रेशन क्या है और इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो ए की फाइनल कंसंट्रेशन ये है क्या, यही तो बचा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, तो हम यूं कर लेते हैं कि ए नोट माइनस एक्स में से ए नोट को घटा दूं, बिल्कुल घटा देते हैं। आगे टाइम क्या होगा, टाइम अगर यहां ये T1 ये था तो ये T2 इसको कह दिया हमने अपने हिसाब से, दे दी इनको सिंबल, तो टाइम यहां क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। अब जरा देखो, एक बात समझ में आ रही है कि कट रहे हैं क्या आप दोनों, बिल्कुल अपोजिट साइन होते हैं, सेम वैल्यू होती है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा माइनस एक्स, T1 मेरा क्या है, T1 तो देखो यहाँ 0 है, तो 0 में का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या बचेगी x अपॉन टी, ये आ गई रेट। अब वही बात, झोल कहां पर है कि एक नोट लगाकर हम यहां लिखेंगे कि रेट नेवर, कभी भी क्या होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक माइनस साइन हम यहां से लेकर खुद अपनी तरफ से लेके चलेंगे, तो यहां भी माइनस आएगा और यहां माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव, रेट हमारी पॉजिटिव आ गई विद रिस्पेक्ट ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बी के रिस्पेक्ट में, अब इसको ऐसे भी बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, कि ए किस हिसाब से टूटा है, किस हिसाब से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, वही तो रेट है। तो ऐसे ही हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, बी के डिसअपीयरेंस की बात हम करते हैं, तो जरा वही बात, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, बी के लिए बात चल रही है। ओके, हाँ जी, तो अब क्या देखो, बी की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो बी की फाइनल क्या है, एक्स है, यहां पे यही बना है, तो एक्स माइनस
इनिशियल कंसंट्रेशन 0 अंडा दिख रहा है हमें। टाइम क्या था T2 माइनस T1, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है भाई, ये T2 पर था, ये T1 था। T1 फिर से मेरा 0 है, तो क्या बचा x अपॉन t। लो जी, ये b किस हिसाब से बना है उसकी रेट हो गई। अब हमें लिखनी है रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन तो चाहे a के लिए देखें चाहे b के लिए देखें, दोनों के लिए बराबर होगी, क्योंकि पता है जिस स्पीड से ये टूट रहा है उसी स्पीड से ये बन रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे कि माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ओके, जिस हिसाब से ए टूटा है उसी हिसाब से बी बना है, तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स, यहां प्लस का साइन आएगा भाई, माइनस का नहीं लगा देना, माइनस का ये दिखा रहा है कि बस ये कम हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी। लो जी, ये हमारी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। ठीक है, अभी इससे ही रिलेटेड एग्जांपल हम और लेके चलेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी मोलिकुलरिटी को चेंज कर देंगे और देखते हैं कि मोलिकुलरिटी को चेंज करने के बाद में हमारा क्या इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम एक और एग्जांपल, ये हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, यहां से लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि 2a gives 3b। इस पर कुछ नहीं है भाई, साफ समझ में आ रहा है कि 2a के मॉलिक्यूल हैं, वो आगे चल के 3b में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन चल रही है हमारी। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही करेंगे कि a के रेस्पेक्ट में रेट को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये लिखना आना चाहिए, ये ही है कर्तव्य कर्ता इस सारी इक्वेशन में, ठीक है। तो हम करते हैं कि टाइम बराबर 0 पर अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन को ए नोट कह दिया तो ये तो 0 ही होगी, ठीक है। और अगर थोड़े टाइम पीरियड बाद में हम t बराबर t पर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका तो x बना है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इस बार जो बना है ना उसको उसकी मोलिकुलरिटी के रेस्पेक्ट में ही बनाना है, ठीक है। मोलिकुलरिटी वर्ड हम आगे आराम से पूरा डिटेल में आएगा, एक बार यूं देख लो, आप इतना समझ लो, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में जो रिएजेंट के आगे नंबर लिखे हुए होते हैं वो उनकी मोलिकुलरिटी होती है, बस एक बार आप सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 3x बनेगा। आप बोले इसमें से कितना घटाएं, इसमें से कितना घटाएं, क्या 3x घटा दूं, जी नहीं, ध्यान से देखो, अगर मैंने पहले ही बोला था कि इसमें से इसको बनाना इसकी मोलिकुलरिटी के हिसाब से है, इसमें से घटाना इसकी मोलिकुलरिटी के हिसाब से है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से हमारा 2x माइनस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, अब ये ड्रॉ करना होता है, इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं। अब हम करते हैं, रेट लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, कि रेट ऑफ बी के, पहले ए के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, हम ए के रेस्पेक्ट में रेट लिखते हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं, थोड़ी टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज की जाती है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यानी सॉरी ए, कि ए किस हिसाब से टूट रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, ए की टूटने की, घटने की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की रेट क्या है, तो वो हम क्या लिख के आए हैं, डेल्टा सी था, तो यहां मैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कर दूं, ठीक है। ओके, माइनस का साइन हमें लेके चलना है ताकि वो हमारा लास्ट में रेट हमारी पॉजिटिव आ जाए, ये बात हमें पता है अब, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, तो जरा देखो, ए की फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस 2x है क्या, तो a माइनस 2x, ए की इनिशियल ए नोट है, सॉरी यहाँ ए नोट ही आएगा, तो a नोट माइनस 2x, तो यहाँ पे मुझे a नोट लिखना है वरना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, बात एक ही है। माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है a की, a नोट है, अपॉन टाइम तो वही t2 माइनस t1, ठीक है। तो क्या बचा, फिर से कट गए,
एक बाहर माइनस का साइन हमारा चल ही रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बचा, 2x, t1 हमारा 0 है तो अपॉन t, ये एक डिसअपीयरेंस की रेट आ गई। अब हमें b के रेस्पेक्ट में भी तो लिखने आनी चाहिए ऐसे कि b के रेस्पेक्ट में क्या होगी सर, ये भी तो बताओ। ठीक है, लिखते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ b, तो जरा देखो b के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो वही हो जाएगा डेल्टा b बाई डेल्टा t, ठीक है। तो b की फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है, 3x है, ठीक है, दिख रहा है। तो 3x माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है, 0 है, दिख रही है, और टाइम तो वही थी, दोनों के लिए सेम ही है, t2 माइनस t1। ओके, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 0 है तो इसमें 3x ही बचेगा, और ये भी 0 है तो यहाँ t2 बचेगा, तो 3x अपॉन t, ठीक है। अब t2 को t2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है कि टाइम की एक वैल्यू है हमारे पास, वो लिखना है हमें। ओके ओके, अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन की। अब बात आती है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जिसको मैं शॉर्ट में ROR लिखकर छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास जगह कम है थोड़ी, कि रेट, इसमें हमें थोड़े क्वेश्चन भी करने हैं छोटी सी जगह में, इसलिए ठीक है। तो अब जरा सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन तो भाई चाहे a के रिस्पेक्ट में देखूं चाहे b के रिस्पेक्ट में देखूं बराबर ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो देखो भाई 2x/t आ रहा है और यहां 3x/t आ रहा है, ये तो बराबर नहीं है। और मेरे को क्या लिखना है, मेरे को तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, चाहे वो b के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे मैं, तो हम ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं कि डेल्टा a बाई डेल्टा t, ठीक है, और वो चाहे b के रिस्पेक्ट में देखें तो डेल्टा b बाई डेल्टा t, ठीक है, बराबर आनी चाहिए थी। अब ये तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, इतना समझ में आ रहा है कि इसमें से ये 2 हटा दो तो x/t बचेगा, इसमें से ये 3 को हटा दिया तो भी x/t बचेगा, तो इसमें से 2 कैसे हटाऊं, कैसे हटाऊं, कुछ नहीं करना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ एक 2 है इसके साथ में, बिल्कुल है इसके साथ में, हट जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, और यही हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हम यू नहीं लिखेंगे, पूरा नहीं करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो हम ये ऊपर हमारे पास जगह है, हो जाएगा काम या नहीं हो पाएगा, चलो हम इस जगह को काम में लेते हैं कि एग्जांपल लिखा मैंने N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से, ये तो A लेके चल रहे थे, B लेके चल रहे थे, यहाँ तो कुछ अलग ही आ गया तो क्या दिक्कत है, सोल्व तो कर ही सकते हैं भाई। यहाँ रिएक्टेंट एक था हमारे पास एग्जांपल में, इन दोनों जगहों पर कहां गया एक और, ये रहा, तो यहाँ B बोले एक और की थी, तो यहाँ तो 2 लिखते हैं आराम से। आपकी पहले डिसअपीयरेंस में केवल A जा रहा था, अब डिसअपीयरेंस में A के साथ साथ B भी है जो N2 और S2 है, और अपीयरेंस में सिर्फ अमोनिया बन रहा है, क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस बोलते हैं। आज से पहले भी हम 11 से पहले भी हमारे आता है कहीं ना कहीं साइंस में, कई बार आता है, एक बार भी नहीं 2-3 बार आता है, ठीक है। तो हम यहाँ ये करते हैं कि रेट ऑफ, अभी मैं थोड़ी जगह कम है तो हम चीजों को शॉर्ट में लिखेंगे सिर्फ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो वो क्या होगी, माइनस dN2 बाई dt। अब देखो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज आता है, हम जब लैब में करते हैं तो यहाँ डी वर्ड लिखना हम प्रीफर करते हैं, बुक्स में भी ऐसा ही हमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, यहाँ डी ही लिखा हुआ मिलेगा, डेल कम लिखा हुआ मिलता है हमें, ठीक, ओके। डिसअपीयरेंस की रेट N2 है, ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2,
तो उसकी रेट क्या है, उसकी रेट हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अब देखो जरा, माइनस का साइन ले लिया और कंसंट्रेशन को हमेशा एक बड़े ब्रैकेट में लेके चलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो D माइनस आएगा H2 बाय dt। लेकिन देखो देखो कमाल की बात है, कमाल की बात है कि इसके साथ 3 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से कर दें ना जी, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अभी नहीं करना है कहीं यही हम ये स्टंट लगा दें, जी नहीं। फिर वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है इन बातों को। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार माइनस नहीं आएगा क्योंकि NH3 तो बन रहा है, तो DNH3 बाय dt। ये इन तीनों की फॉर्मेशन की और डिसअपीयरेंस की रेट हो गई। ये अमोनिया की डिसअपीयरेंस की रेट है, ये सॉरी फॉर्मेशन की रेट है, ये हाइड्रोजन की डिसअपीयरेंस की रेट है, ये नाइट्रोजन की डिसअपीयरेंस की रेट है। अब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देखने से पता चल रहा है तीनों बराबर हैं, साफ साफ बात पता चल रही है, नहीं। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इतने में हाइड्रोजन के तो 3 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं भी, और उस टाइम पे इसके 2 बन रहे हैं, कोई सा ही आपस में इक्वल नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो तीनों के लिए इक्वल लिखनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा सा जादू करेंगे। क्या करते हैं, यहां लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल हमें करना है, वो हमारा ऊपर हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, ये हम थोड़ा सा सेक्टर डिवाइडेशन कर रहे हैं, हमारा R से लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस का शॉर्टेज है थोड़ा। वो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए तो ऐसे लिख देंगे माइनस D N2 बाई dt। ओके, और अगर मुझे हाइड्रोजन के साथ लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस D H2 बाई dt। ठीक है, अब जरा देखो, इसके साथ 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं या 1/3 से, 1/3 से होगा, 1/3 से होगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर यहां इसके लिए लिखना है तो DNH3 बाई dt, किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, 1/2 का डिवाइडेशन होगा। लो जी, ये तीनों ये वैल्यूज अब बराबर हैं, मतलब ये वैल्यू आपस में तब बराबर होंगी जब इसकी रेट को 1/3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे साथ PYQ में कहीं ना कहीं पूछा गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं फटाफट आपको देख के लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन का डाटा यहां लिखूंगा और हम उसे सोल्व यहां कर लेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, या फिर हमारे पास थोड़ी ये जगह है, हम यहां कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, सीधी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है वो लिखूंगा। तो एक रिएक्शन दी गई है, N2O5 किसमें जा रहा है, 2NO2 और प्लस 1/2 O2 में जा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो N2O5 है उसके डिसअपीयरेंस की रेट, यानी N2O5 जो है उसकी डिसअपीयरेंस की रेट की जो वैल्यू है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻3, 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स पर टाइम किसमें दिया, मिनट में दिया है इन्होंने, तो पर मिनट। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि जो NO2 है और O2 है उनकी फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, कि जो NO2 है और O2 है इनकी फॉर्मेशन रेट क्या होगी। ये सबसे फर्स्ट कैटेगरी है जो हमारी यहां से स्टार्ट होती है। तो अब जरा देखते हैं
पहले तो हम इनको इसी हिसाब से लिखते हैं कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि d N2O5 अपॉन dt, यही N2O5 की डिसअपीयरेंस की रेट है, बिल्कुल है। ओके, ये हमें दे रखी है कितनी, 1.8 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स भी बोला जाता है और मिनट इनवर्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि फिर इन्होंने पूछा क्या है। अब वो पूछा क्या है वो हम नहीं करते हैं, हम पहले इसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी इस क्वेश्चन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगी कि -d N2O5 अपॉन dt। ठीक है, ओके, आगे क्या लिखेंगे, आगे NO2 बन रहा है ना, तो d NO2 अपॉन dt, इसको ब्रैकेट में बंद करना है क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है। क्या आएगा, क्या आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं अब तक कि क्या आना था क्या नहीं आना था। ठीक है, आगे क्या है, O2 है, O2 है, तो लिखते हैं एक बार, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग खेल होगा इसमें। O2 है अपॉन dt। अब यहां क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या, या 2 से 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। सोचते हैं अरे मल्टीप्लाई 1/2 का नहीं होगा, इस बार 2 का होगा, क्योंकि इसको करना तो ऐसे ही, जरा समझना, 1 इंटू जो मोलिकुलरिटी होती है उसी तो आगे लिखना है, तो 1 तो ये बाई वाला तो खुद के ऊपर जाएगा, तो ये यही तो बचेगा। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है। क्या पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं कि dNO2 बाई dt। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो इधर यही बचेगा, और ये पूछिए कि इसकी फॉर्मेशन की रेट क्या है, ना कि हमसे ये पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन होती तब उसे इसकी वैल्यू चाहिए थी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 चाहिए मतलब उसे इसकी वैल्यू चाहिए है। तो इन सब के आगे तो देखो ये तो है ही 1.8 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, इनका ध्यान रखना होता है, कंसेप्ट ये जो आगे यूनिट्स होती हैं इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखना है, कहां गया हमारा, ये रहा। तो इसकी वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना, 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3.18 दूनी 36 या 18 टू 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट हमारी सेम रह जाएगी। ऐसे ही हमें इसके लिए लिखना है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है उसने, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है कि dO2 बाई dt क्या होगा, ये सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, बिल्कुल इसके डिवाइड में ही तो आएगा। ठीक है, लिख देते हैं, तो यहां हो जाएगा 1.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट हमारी आगे चली रही है मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 0.9 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। 0.9 इंटू 10⁻⁻³ भी है साथ में ना, उसको नहीं बोलने, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, फिर गड़बड़ कराती हैं, साथ में नंबर अपना तो दे के नहीं जाती, नेगेटिव नंबर साथ में लेके जाती हैं। तो आई होप आपको इस सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।